दिल्ली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से की मुलाकात। पीएमजीएसवाई समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। पौड़ी से कोटद्वार जाते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री का गजराज ने रोका काफिला। चट्टान पर चढ़कर बचाई पूर्व मुख्यमंत्री ने जान। काफी देर तक रुका रहा काफिला। लोहाघाट में राजकीय शिक्षक संघ का हुआ चुनाव। जगदीश अधिकारी चुने गए अध्यक्ष। सभी नए प्रत्याशियों ने ली शपथ। खटीमा पुलिस की पकड़ में आए चेन लुटेरे। महिला की चेन लूटकर हुए थे फरार। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। और मौसम विभाग ने किया पूर्व अनुमान जारी। 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, रेड अलर्ट किया गया जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने करीब 1 किलोमीटर रक्त वन ग्लेशियर जा रहे दल के साथ ट्रैकिंग भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये संयुक्त ट्रैकिंग अभियान उत्तराखंड और भारतवर्ष के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस ट्रैक के माध्यम से आयुर्वेद, जड़ी बूटी और वनस्पतियां, औषधियों के नए रूप सामने आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड को विश्व की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान गायक पवनदीप ने बताया कि उनके संगीत निर्देशन में हिंदी और नेपाली भाषा में बनाई गई फिल्म प्रेम गीत 3 23 सितंबर को रिलीज हो रही है, जिस पर सीएम धामी ने गायक पवनदीप के प्रयासों की सराहना की और फिल्म के सफल प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मैदानी इलाकों में अक्सर जंगली हाथियों की दहशत देखने को मिलती है। कई बार आम लोग इसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन इस बार गजराज ने अपना गुस्सा किसी आम पर नहीं बल्कि बेहद खास व्यक्ति पर दिखाया। पौड़ी से कोटद्वार जा रहे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले के आगे अचानक हाथी आ गया। ऐसे में पूर्व सीएम को अपनी जान बचाने के लिए वाहन छोड़कर पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने हवाई फायर करके किसी तरह हाथी को रास्ते से खदेड़ा, जिसके बाद पूर्व सीएम का काफिला आगे बढ़ा। आगे बढ़ेंगे। गढ़ी कैंट के आईएचएम संस्थान सभागार में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पर्यटन व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री सतपाल महाराज ने जागड़ा मेले के सफल आयोजन के लिए आयोजकों, मंदिर समिति समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया। साथ ही अधिकारियों को महासू देवता मंदिर और जौनसार बावर मेले पर एक फिल्म बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने हनोल में एक संगीत केंद्र खोलने का भी ऐलान किया, जिसके लिए जल्द ही भूमि आवंटित की जाएगी। जौनसार बावर के संगीत की लोकप्रियता और कलाकारों की संख्या देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी आशीष गोयल भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रथम और द्वितीय चरण कार्यों की पूर्ण समय सीमा 2023 तक आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित है उस पर कार्य गतिमान है, लेकिन विगत दिनों राज्य में भारी बारिश के कारण आई प्राकृतिक आपदा में कुछ लोगों के घर बह गए हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आश्वासन देते हुए विचार करने की बात कही है।
आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटद्वार के पनियाली गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। कार्यकर्ता रहा है, बहुत पुराना कार्यकर्ता है, जिला पंचायत सदस्य था, पार्टी ने उसको टिकट दिया और पार्टी ने जब उसको गलत पाया गया तो पार्टी ने उसको तत्काल बाहर कर दिया। सरकार ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, उसको जेल के अंदर डाल दिया, उस पर गैंगस्टर एक्ट लग गया। तो कोई बच्चा बेईमान निकल सकता है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में राजकीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में जिला कार्यकारिणी के चुनाव हुए। चुनाव में जगदीश अधिकारी राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। मतदान में भाग लेने टनकपुर चंपावत पार्टी 12 कोट से बड़ी संख्या में शिक्षक लोहाघाट पहुंचे थे। इसके अलावा आपको बता दें, बबीता सिंह को महिला उपाध्यक्ष, भूपेश जोशी को संगठन मंत्री, सुरेश प्रसाद को संयुक्त मंत्री, जीवन राय को आय व्यय निरीक्षक निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। सभी पदाधिकारियों को उत्तरांचल शिक्षक कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष नगेंद्र जोशी ने शपथ दिलाई। विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान करें और उन समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ें और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। छात्रहित के लिए निरंतर सारे शिक्षक काम करते आए हैं और उसी का परिणाम है कि कई बार हमारा जिला पूरे प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षाओं में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम निरंतर छात्रों के विकास के लिए राजकीय शिक्षक संघ काम करता रहे। शासन से ये मांग करेंगे कि सबसे पहले मानवीय संसाधनों की पूर्ति हो, उसके साथ ही साथ जो बुनियादी जरूरत है शिक्षकों शिक्षा के लिए, जैसे विद्यालय में भवनों का निर्माण हो, खेल मैदान हो, इनका निर्माण करने के लिए निरंतर शासन से हम मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत पूरे जिला कार्यकारिणी के गठन में पूरे संगठन की जीत है, उन सभी सदस्यों की जीत है जिन्होंने इस राजकीय शिक्षक संघ कार्यकारिणी के चुनाव को सफल बनाया है और अपना अमूल्य मत देकर एक अच्छी से अच्छी कार्यकारिणी का गठन का प्रयास किया है। और हम कोशिश करेंगे जो आप लोगों के द्वारा ये मतदान किया गया है, जिन उद्देश्यों के लिए आपके द्वारा दिया गया है, जिस मजबूती के लिए दिया गया है, हम उन उद्देश्यों को अपनी पूरी गंभीरता के साथ और अपना पूरा एफर्ट देकर पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हर एक संघर्ष में हर एक जो विषय हमारे शिक्षक समाज से जुड़ा होगा, शिक्षकों के हिस्से जुड़ा होगा, उसमें हम 24 घंटे हर एक सदस्य की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और सभी को साथ में लेकर इस कार्यकारिणी के जो भी उद्देश्य हैं उनको सफल बनाने में अपनी पूरी भूमिका हर एक सदस्य के द्वारा लेंगे और पूरी भूमिका देकर कार्यकारिणी के उद्देश्य को पूर्ण। आगे बढ़ेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर ऊधम सिंह नगर के किच्छा में तराई किसान संगठन ने एक सभा आयोजित की, जिसमें सैकड़ों किसान शामिल हुए। सभा के बाद किसानों ने तहसील कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अधिक लागत होने के कारण किसानों ने फसलों के दामों में बढ़ोतरी की मांग की है। साथ ही धान खरीदी का भुगतान 24 घंटे के अंदर, वहीं गन्ने का 14 दिन के अंदर भुगतान किए जाने की मांग की गई है। किसानों ने धान खरीद के दौरान कई तरह की कटौती और दलाली के आरोप भी लगाए हैं। किसानों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान मंडी समिति समेत खाद्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बार किसान की धान के ऊपर लागत बहुत आई है। हर एक फसल पर धान हो या गन्ना हो, हमने धान का भाव है वो 2500 मांगा है और गन्ने का भाव 450 मांगा है, क्योंकि इस बार लागत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं इस बार ये भाव मिले। और रही बात जो आज की मीटिंग है, जो किसानों का धान में शोषण होता है उस पर विचार करने के लिए तराई किसान संगठन ने एक मीटिंग बुलाई थी और SMI साहब को भी बुलाया था और सचिव साहब, मंडी सचिव को भी बुलाया था। जो मंडी में मौसम की वजह से किसान अनाज लेके आता है और उसका नुकसान होता है, इसमें प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि हर सुविधा किसान को मुहैया कराए। खटीमा के चंद्र वाटिका में हुई चोरी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को खाली पड़े खंडर से पकड़ा गया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था। तीनों के कब्जे से चोरी किया गया मंगलसूत्र समेत 10,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। सिंह जी हैं, तो उनकी वाइफ से जो सोने का मंगलसूत्र छीन लिया था कुछ लोगों के द्वारा, तो उनको कल देर शाम तक खटीमा पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। अब इसमें अग्रिम विवेचना चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। नॉलेज रहा होगा कि ये चोरी क्या है और उसका भी अगर उनके साथ में संलिप्तता पाई जाएगी तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर को रुख करेंगे, जहां कालागढ़ क्षेत्र में हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि कालागढ़ के पेटरपानी इलाके में वन विभाग की टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान उन्हें हाथी का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर आला अधिकारी के साथ डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंची। मामले में कॉर्बेट पार्क के उप निदेशक नीरज शर्मा का कहना है कि हाथी बीमार चल रहा था, जिसका उपचार भी किया जा रहा था। हाथी का पोस्टमार्टम कर शव को दफना दिया गया है। इनको एक हाथी जो है ये लगभग सैडल डाम से 3 किलोमीटर आगे, ये पटेरपानी उत्तरी बीट है, कक्ष 12 और 6 का मिलान। यहाँ पर एक हाथी जो है मार्ग में पड़ा हुआ दिखाई दिया, तो तुरंत ही यहाँ से जो है डॉक्टर साहब जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको खबर की गई और अधिकारियों को खबर की गई और वो तुरंत यहाँ पर मौके पर आए इसके स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि बारिश के चलते 2 दिनों तक स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है। जनपद में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। केदारनाथ यात्रा अभी सुचारू रूप से चल रही है। आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को अलर्ट मोड पर रहने को लेकर कहा गया है। जो केदारनाथ यात्रा है इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। सितंबर के प्रथम सप्ताह से ही अधिकाधिक संख्या में यात्रियों का आवागमन स्टार्ट हो गया है, तो उसको देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कई सारे जो हमारे पड़ाव थे, जो चौकियां थी, वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आगामी कुछ दिनों में तेज बारिश का भी अलर्ट आया हुआ है, तो इसको देखते हुए सभी थाना चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जितनी भी आपदा प्रबंधन वाली टीम्स हैं, SDRF, BDRF, NDRF, इन सभी को भी अलर्ट कर दिया गया है। ITH बिल्डिंग के समीप कूड़ा डंपिंग जोन में कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। यहाँ लगभग 1 माह का कूड़ा एकत्रित हो गया है, जिससे अब महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। साथ ही दुर्गंध फैलने से आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। नगर निगम के रोक लगाने के बाद 1 महीने तक मसूरी के एकत्रित कूड़े को डंपिंग जोन पर ही रखा गया है। लगभग 450 टन कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन इसे वहां से हटाया नहीं गया है। हमारे पास लैंड उपलब्ध नहीं है, बहुत थोड़ी सी लैंड है, जिसपे हमारा अभी ये अगस्त के बाद का लीगेसी वेस्ट डंप हो रहा है। उसी जगह पे हमारा बायोमीथेन प्लांट भी लगना है और हमारा MRF सेंटर भी उस पर निर्मित होना है। उस लीगेसी वेस्ट को कराने के लिए हम जल्दी टेंडर कर रहे हैं कि लीगेसी वेस्ट को वहाँ से हटाया जाए। जो आज कल हमारा रोज़ का कूड़ा जा रहा है, उसमें हमने एक कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रखा है कि वो वहाँ पे उसको सेग्रीगेट करें, तो उनके सेग्रीगेट की कार्रवाई वो कर रहे हैं। लेकिन जो पुराना हमारे पास लगभग 400 टन डंप पड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। 1 तारीख से जो शीशमबाड़ा कूड़ा जा रहा था वो बंद कर दिया गया है और वर्तमान में हमारी टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं। जो डेली का कूड़ा है उसका निस्तारण, उसमें नीचे में पिट्स बने हुए हैं 70 से 80 नगर पालिका के द्वारा ही, जिसमें गीले कूड़े के द्वारा खाद बनाया जा रहा है, सूखा अलग किया जा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे जो लाइगेसी, जो पुराना हमारा 1 महीने का स्टॉक बचा हुआ है, तो जैसे ही हमारा निरंतर वाला डेली वाला निस्तारण होगा तो हम इसमें भी फोकस करके इसको भी डिस्पोज करने के लिए प्रयास करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में भर्ती घोटाले की जांच को लेकर युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली और उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए CBI जांच की मांग की है। इस रैली को नेता प्रतिपक्ष का समर्थन मिला। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार के घोटालों की बात जिस प्रकार से उजागर हुई है, पुलिस छोटे छोटे लोगों को पकड़कर जेल में डाल देगी और जो असली भ्रष्टाचारी नेता हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का युवा आंदोलन करने के लिए सड़क पर आने के लिए मजबूर है और यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। और मेरा निश्चित रूप से मत है, चाहे वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, चाहे अन्य विभागों की भर्तियां हों, इसमें भारी घोटाला हुआ है। हम चाहते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, उनके देखरेख में, उनकी निगरानी में
सीबीआई इंक्वायरी हो, तभी सच सामने आ पाएगा। जो यात्रा का रूट था उसमें विघटन पैदा करने का कार्य करा और उसके बाद कॉलेज बंद करा दिया, और जो यूथ कॉलेज से आना था उसको वो ना है सड़कों पे ना दिखे, इतना भारी विरोध। ये सारी भर्ती की जो प्रक्रिया चली है और जिसको अनावृत करा है कांग्रेस ने शुरुआत करी इसको अनावृत करने में, और आज प्रदेश का युवा बागडोर संभालकर इसका नेतृत्व कर रहा है। तो हमारे प्रदेश के युवाओं को हमारा सलाम है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। ऋषिकेश में राजकीय चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक बच्चे की मौत हो गई है। दरअसल चंद्रेश्वर नगर का रहने वाला राजू अपनी बेटी की तबीयत खराब होने पर अस्पताल पहुंचा था। बच्ची को लगातार उल्टियां होने की शिकायत पर वे अस्पताल पहुंचे थे। स्थिति ज्यादा खराब होने पर भर्ती कराने की बजाय दवाई देकर रवाना कर दिया गया। दूसरे दिन बच्ची की और भी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। इलाज में देरी के चलते बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ले जाओ, उल्टी करे उनकी भर्ती कर लो, तो करके भर्ती नहीं है, ले जाओ तुम लड़के तो दवा ले लो, सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। करके नहीं, ये कर सुबह तो उल्टी कर रही है, तो कर नहीं सही है, सही है, लेके जाओ, दवा लेके जाओ, सुबह डॉक्टर आएगा ना तो सुबह लेके आना। नहीं भर्ती, उल्टी हो रहा था और बुखार था, मैं इमरजेंसी में ले आया, तो डॉक्टर साहब ने भर्ती नहीं किया। मैंने भर्ती करने पर जोर भी दिया तो कहें कि ठीक है, सुबह आके 6 नंबर में दिखा लेना, और 2 बोतल देके और घर भेज दिया। फिर हम लोग रात 5-6 उल्टी की, हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ आ गए। सलाइन 1 बोतल चढ़ा तभी ख़त्म हो गया, मतलब ये सुबह भी लेट हुआ। तुरंत उपचार मिला होता तो सब बच गई थी। अब वो 2 घंटे लाइन लगाए, उसी में उसका उल्टी कर करके तो भर्ती नहीं किया गया, तो उसमें जांच करा जाएगी कि कारण स्थिति भर्ती करने लायक नहीं थी, या जो कि तरह की अगर दिक्कत थी तो फिर उसको भर्ती क्यों नहीं किया गया, कि भर्ती करने लायक नहीं थी, है ना। तो जांच का विषय हो जाता नहीं होगी। इमरजेंसी में दिखाया तो पहले उसको नहीं है, यहाँ तो बताते ये रहेंगे 8:45 पे भर्ती है इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी तो लाइन लगती नहीं है वैसे, जो ओपीडी है वो तो 8 बजे शुरू होती है ना वैसे भी, इस दौरान तो इमरजेंसी तो 24 घंटे। आगे बढ़ेंगे। हिंदी दिवस के मौके पर कालाझुंगी के विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी नाटकों सहित हिंदी भाषा में कविता निबंध लेखन प्रतियोगिताएं हुई। मुख्य कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हुआ। इस दौरान बच्चों को हिंदी का महत्व समझाया गया। हिंदी दिवस के दिन डॉक्टर राजेंद्र सिंह की जयंती भी मनाई जाती है। उन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित कराने के लिए प्रयास किया है। की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जिसे हम अपनी माँ के मुंह से भी सुनते हैं, और भारत में लगभग, उत्तर भारत में तो पूरे तरीके से, और लगभग 70-80% लोग हिंदी बोलते हैं। हम हिंदी बोल के या हिंदी को अपना के थोड़ा सा हम पिछड़ापन जैसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए इसको दिवस के रूप में या इसके प्रचार प्रसार के लिए कि अधिक से अधिक बच्चे इसको जाने, क्योंकि विद्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में बच्चे होते हैं, कार्यालयों में इसका अधिक से अधिक प्रयोग हो, और बच्चे अगर बोलेंगे तो घर में अपने अभिभावकों को प्रेरित करेंगे, है ना, और भाषा मजबूत हो। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोनकांडा के जर्जर शौचालय की छत ढहने से एक छात्र की मौत हो गई और 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि काफी समय से छात्र और अभिभावक क्षतिग्रस्त शौचालय को फिर से बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसे अनसुना कर दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों में आक्रोश है। हमारे इस तरह के हमारे कई अन्य विद्यालय भी है, मैं मानता हूँ। सभी का एक जो हमारी तकनीकी प्रक्रिया होती है उसके तहत थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने सभी विद्यालयों को, जर्जर भवन को, उनको ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हम कर रहे हैं उसमें। अब लेकिन हमारी अब आगे प्राथमिकता होगी कि जल्दी से जल्दी इसमें सारे भवन को इस तरह जो चिन्हित करके तत्काल उसको विलंबनीय रूप से उनको ध्वस्त भवनों को ध्वस्तीकरण उनका किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जिसमें कि 14 बच्चे अध्ययनरत हैं, इसमें से 8 बच्चे आज उपस्थित थे। दिन में जब इंटरवल का टाइम था तो 10:40 पे एक पुराना शौचालय बना हुआ था, जिसमें संभवतः बच्चे जो है लुका छुपी का गेम खेलने के लिए उसके अंदर चले गए और अचानक जो है वो छत ध्वस्त हो गई और जिसके मलबे से दबने के कारण एक बच्चे की, हमारे चंदन सिंह की, मौके पर ही डेथ हो गई है, जिसकी कि पंचनामे की कार्रवाई चल रही है। उसका पोस्टमार्टम हम यहाँ जो राजकीय हमारा चिकित्सालय है पार्टी
वहीं पर उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद में बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी। 5 बच्चे में से हमारे 4 बच्चे थोड़ा सा गंभीर घायल थे, स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा बताई गई है, तो उनको एक प्रिकॉशन के तौर पर लोहाघाट CSC में भेजा गया है। एक तो जो एग्जिस्टिंग हमारे 600 प्लस प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें 200 तो हम टेकअप कर रहे हैं जिला योजना और रूपांतरण के अंदर, बाकी जो बच्चे हैं, लेकिन इसमें जो घटना हुई है यहाँ पे एक खंडर स्ट्रक्चर था, जो खंडर है वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, जो गाँव वालों द्वारा बताया गया, और वो पुराना खंडर है बहुत, और उसको उसके नीचे खेल में वो गिर गया और उसके नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है, और बाकी जो 5 बच्चे हैं वो घायल हैं, बट वो स्वस्थ हैं, ऐसी कोई क्रिटिकल स्टेज में नहीं। चंपावत में पैराग्लाइडिंग सीखने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकारी युवाओं को फ्री ट्रेनिंग देनी जा रही है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने इसे लेकर कहा कि पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन विभाग के ऑफिस में फ्री ट्रेनिंग को लेकर सारी जानकारी ली जा सकती है। ये ट्रेनिंग झूमा धुरी और वाड़ासूर के किले में सिखाई जाएगी। साइट विकसित करने के लिए कार्य इस समय गतिमान है। इसके अलावा हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई गई थी कि हम पैराग्लाइडिंग की चंपावत की युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तो इससे मेरी सभी युवाओं से अपील है कि अगर किसी को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण चाहिए पर्यटन विभाग के माध्यम से, तो वो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकता है। इसमें पर्यटन विभाग द्वारा निःशुल्क इसमें लोगों की इसमें मदद की जाएगी। इसके अलावा अभी हमारा कोरिडेक झील बन गई है, तो अभी हम यहाँ पे बोटिंग शुरू करा रहे हैं। इसके अलावा श्यामला ताल में 12 साल बाद हम फिर से दोबारा से बोटिंग रीइंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। प्रशिक्षण देने के बाद इनको हम अपनी वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के माध्यम से प्रेरित करेंगे कि हमारे माध्यम से ये सब्सिडाइज फाइनेंस लोन लेके ये पैराग्लाइडर्स इक्विपमेंट खरीदें, ताकि हमारी सक्सेस स्टोरी बने कि इनको हमने ट्रेनिंग दी, इसके बाद इनको हमने फाइनेंस कराया, बाद में इनको हमने परमिट दिला के इनसे एक्टिविटी शुरू करवाई। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी चंपावत के ग्राम कोलेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय और राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही अटल टिंकरिंग लैब का भी निरीक्षण किया। विद्यालय के बच्चों से रूबरू होकर अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से सीखे जा रहे नवीनीकरण गुणों की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय के बच्चों से कहा कि ये सुविधा इस विद्यालय में उन्हें प्राप्त हुई है, जो कि उनके कौशल विकास के साथ ही जीवन में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण सुविधा है। डीएम भंडारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि आसपास के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी इस लैब में समय समय पर भ्रमण कराकर विभिन्न आधुनिक गतिविधियों से उन्हें भी लाभ प्रदान करें और प्रशिक्षित करें। इस टिंकरिंग लैब में हमने अपने सर हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। हर चीज़ हमें एक प्यार से और से समझाते हैं। हमने यहाँ 3D हमने 3D में वो घर बनाना, कप बनाना, और यहाँ सर्किट में हमने बहुत सारी वहाँ प्रयोग करे हैं, और हमने एक रोबोटिक गाड़ी भी बनाई है उधर, और सर हमें गेम बनाना सिखा रहे हैं। वहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब है, जो पूरे स्टेट में एक इनोवेटिव प्रैक्टिस है। उसमें नीति आयोग के द्वारा, और जो वहाँ पे 3D मॉडल, अगर आप कहेंगे 3D प्रिंटिंग मशीन, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। तो ये हमारा एक अच्छा इंफ्रा है, और उसमें बच्चे खुद 3D प्रिंट कर रहे हैं, कप बना रहे हैं और 3D में घर बना रहे हैं। तो वो आप जाके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक मैसेज जाता है कि हमारे सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगा राजकीय इंटर कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। स्कूल में करीब 7 ग्राम पंचायतों के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। विद्यालय में प्रवक्ताओं की कमी के चलते काफी संख्या में छात्र इस विद्यालय से नाम कटाकर दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से विद्यालय में प्रवक्ता के पद खाली पड़े हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन समस्या जस के तस बनी हुई है। क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर चीज़ की, विद्यालयों की, पानी की और सुविधाओं की। बहुत ज़्यादा सड़क अगर बनी है तो यहाँ सब झाड़ियाँ भरी पड़ी हैं। स्कूल हैं तो वहाँ ना शिक्षक हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और शिक्षक बहुत कम है। वो बेचारे भी क्या करते हैं। बहुत लोगों के लिए बहुत परेशानी है, इसलिए सब पलायन बाहर को हो रहा है, सब बाहर को चले जा रहे हैं। जनसंख्या यहाँ की घटती चली जा रही है। आप लोगों से
निवेदन है कि मुझे कोई भी मुख्यमंत्री या डीएम या सीएम सर जो भी हों, मतलब इन लोगों से सबसे निवेदन है कि कम से कम यहाँ का विकास किया जाए। से 3.8 करोड़ के लगभग सिर्फ स्कूल के इंफ्रा के लिए रखा गया है, जिसमें 80 स्कूल के इंफ्रा लिया गया है। इसके अलावा 100 स्कूलों की रूपांतरण का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा करके गए हैं, तो उसकी फंडिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सेल से होगी। और ऐसे ही जो बाकी स्कूल्स हैं उसका जैसे स्वजल है, और उनसे हम कन्वर्जेंस करने की तैयारी कर रहे हैं। नरेगा में भी हमारे पास पैसा है, तो इन सब से कन्वर्जेंस करके हम चाह रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि 2025 तक जितना हम अच्छा कर पाए इस जनपद को, उतना अच्छा यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज करें, और उस संबंध में हमारा निरंतर प्रयास जारी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।